हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ये लेक्चर नंबर 2 है हमारी सीरीज़ का और ये सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट्स के बारे में ये लेक्चर है। और इससे पहले का जो लेक्चर था जो हमने पढ़ा इट वाज 1857 और उसके एमसीक्यूज़ जो है वो अभी बाकी हैं। मैं ये लेक्चर और उस लेक्चर दोनों के एमसीक्यूज़ आपको इस लेक्चर के बाद दूंगा। सो हम जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पहले उनको एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी करने की कोशिश करेंगे। सो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, जो ये रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए इंडियन सोसाइटी में, उनके बारे में हम आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो रिफॉर्म मूवमेंट्स जो है मोस्टली किस लिए हुए, क्योंकि जो हमारी सोसाइटी है उसमें चेंज लाने की ज़रूरत थी। क्या ज़रूरत थी? चेंज लाने की। और चेंज, कौन सी चेंज? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी सोसाइटी में सती की प्रथा थी, हमारी सोसाइटी में विडो जो है उनकी मैरिज नहीं होती थी, हमारी सोसाइटी में कास्ट बहुत ज़्यादा माना जाता था। तो इन चीज़ों को चेंज करने के लिए कुछ रिफॉर्म्स जो लाए हैं, हमें उसके बारे में जो मूवमेंट्स 18th या 19th सेंचुरी में चली हैं, 19th सेंचुरी में उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, तो इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं उनकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमारी सोसाइटी में। सो सोसाइटी विचेस वेब एंड सुपरस्टिशंस, हमारी जो सोसाइटी है टोटली सुपरस्टिशन से भरी हुई थी। सोशल कंडीशंस वेर डिप्रेसिंग, जो सोशल कंडीशंस है लोगों की वो बहुत ज़्यादा कम होती जा रही थी। जो पोजीशन ऑफ वुमेन है, वुमेन्स की जो पोजीशन है वो बहुत कम, उनकी पोजीशन कम इसलिए हो रही थी। देर इज़ एन एग्जाम्पल इन वन बुक आई रेड दैट देर वॉज अ प्रीस्ट हु हैड अराउंड 60 वाइव्स, और जो प्रीस्ट है खुद उसकी एज थी अराउंड 80। सो 80 साल का एक इंसान है जिसने 60 बीवियाँ रखी हैं और उसकी जो सबसे छोटी बीवी है वो है अराउंड 8 ईयर्स की। तो ऐसी सोसाइटी में ऐसी प्रथा थी कि अगर ये 80 साल का इंसान मर जाता है और ये 60 जो बीवियाँ हैं दे वेयर सपोज टू कमिट सती। तो इन चीज़ों को बदलाने के लिए कुछ सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट हुई जो हम पढ़ेंगे। ये आप देख सकते हैं सती है, लोग अगर वो वुमेन मानती नहीं थी सती करना तो वो उससे ज़बरदस्ती जलाया करते थे। ओके, कास्ट एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल था हमारी सोसाइटी में जो हज़ारों साल तक चला। यहाँ पे मैंने आपको कास्ट जो है यहाँ पे जूम करके दीजिए, इंडियन जो सोसाइटी है उसमें कास्ट कैसे हुआ करते थे। फर्स्ट देयर वर द ब्राह्मण्स, देयर वर द शूद्रास, देयर वर द वैश्यास, देन देयर आर दी Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas, Shudras and Dalits and another caste which was Chandalas, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। सो इस तरह से कास्ट डिवीज़न थी। नेक्स्ट इज जैसे ही इंडियन सोसाइटी की जो वीकनेसेस है उसको देखा ब्रिटिशर्स ने, तो उनका जो कॉन्क्वेस्ट है वो इजी हो गया, क्योंकि जो इंडियन सोसाइटी जो है वो उनके सामने एक्सपोज हो गई। ओके, सो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल रिफॉर्मर जो हमारी कंट्री में 19th सेंचुरी के हैं, ही इज़ द राजा राम मोहन राय। इन्होंने क्या स्टार्ट किया था? इन्होंने स्टार्ट किया था ब्रह्मो समाज। ओके, सो ब्रह्मो समाज की इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट कब की थी? 1828 में इस्टेब्लिशमेंट की। कहाँ पे? कलकत्ता में। किन्होंने की? राजा राम मोहन राय में। इन्हें और नामों से भी जाना जाता है। वो नाम इनके क्या हैं? ही इज़ नोन एज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। इनको मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन रिनाइसेंस। तो अगर क्वेश्चन आता है MCQ दैट विच सोशल रिफॉर्मर इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रिनाइसेंस, सो द आंसर इज़ राजा राम मोहन रॉय। ये आपको पता होना चाहिए। और एक जो इनका नाम है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया। सो फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया कौन है? राजा राम मोहन रॉय। इनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो इरेडिकेशन ऑफ सोशल इवल्स में रही है। इरेडिकेशन ऑफ सोशल इवल्स मीन्स जो सती है या जो वुमेन एजुकेशन है, तो ऐसी जो चीज़ें हैं उनको कम करने के लिए इनकी अक्सर कंट्रीब्यूशन रही है। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की। किसने की? राजा राम मोहन राय ने। 1815 इसका बैकग्राउंड ऐसे है कि जब विलियम बेंटेक ने कहा कि हम आज के बाद हर साल 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए देंगे इंडियन सोसाइटी में। तो जैसे ही राजा राम मोहन राय उनके पास गए और उन्होंने पूछा कि आप ये जो एजुकेशन का पैसा है आप कहाँ लगाएंगे, तो उन्होंने कहा मैं कहीं ना कहीं इसको लगा दूंगा। तो उन्होंने संस्कृत कॉलेज है उसकी स्थापना की। कहाँ पे? बंगाल में। तो राजा राम मोहन राय उनसे खुश नहीं थे। उन्होंने कहा आप हमें वेदास, उपनिषद, ये चीज़ें सिखा रहे हैं जिनकी वजह से हमारी सोसाइटी ऑलरेडी डिग्रेड हो रही है। तो हम चाहते हैं कि हम मॉडर्निटी की तरफ जाएं। आप हमें इंग्लिश एजुकेशन सिखाइए। क्या सिखाइए? इंग्लिश एजुकेशन सिखाइए। सो वो इस चीज़ से खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने उसके अगेंस्ट आत्म सभा की
स्थापना की, वही लास्ट में जाके ब्रह्मो समाज बना 1828 में। ओके, ही हेल्प्ड विलियम बेंटेक डिक्लेयर सती पनिशेबल ऑफेंस इन 1829। 1829 में क्या हुआ, राजा राम मोहन रॉय ने इनकी हेल्प की, किनकी हेल्प की, विलियम बेंटेक की। किसमें कि आज के बाद जो अगर सती करेगा उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए एज पर द लॉ। ओके, इसमें उन्होंने उनकी हेल्प की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, प्रोटेस्टेड अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड। ओके, जो कम उम्र में शादी होना, उसके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किए हमेशा। फीमेल इन्फेंटिसाइड, अगर किसी के घर में लड़की पैदा होती है तो वो अशुभ माना जाता था, बिकॉज गर्ल वाज लाइक उसको एक बर्डन माना जाता था कि यार लड़की पैदा होगी, अब इसको पालन पोषण कैसे करेंगे, कैसे लाइक सोसाइटी में एक बहुत बहुत छोटी नज़र से देखा जाता था फीमेल्स को, अगर एक फीमेल लड़की की बर्थ होती है। नेक्स्ट वाज लाइक फेवर्ड विडो रीमैरिज एंड फीमेल एजुकेशन। राजा राम मोहन राय ने हमेशा अपने जो रिफॉर्मेशन है उसमें विडोज़ जो है उनकी रीमैरिज के लिए काम किया, उन फीमेल की जो एजुकेशन है उसके लिए काम किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है उनकी 1817 में ही फाउंडेड हिंदू कॉलेज विद डेविड हेरे। उनकी नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है वो हिंदू कॉलेज की स्थापना की एक ब्रिटिश ऑफिशियल के साथ जिनका नाम था डेविड हैरे। नेक्स्ट ही स्टार्टेड बंगाल वीकली एंड एडिटेड पर्सनल वीकली मिरातुल अकबर। और जो उन्होंने बंगाल पेपर जो स्टार्ट किया वो हफ्ते में वीकली मीन्स हफ्ते में एक बार आता था, जिसका नाम था संवद कुमुदी। ओके, और उसके साथ वो जो एक पर्शियन पेपर था उसका नाम था मिरातुल अकबर, यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। सो उसको वो एडिट करते थे। तो इसमें मोस्टली ये किस बारे में लिखते थे, ही यूज टू राइट अबाउट द सोशल रिफॉर्म्स, कि हमारी सोसाइटी को कैसे बदलना है, हम वेस्टर्न जो एजुकेशन है उसको अपनी सोसाइटी में कैसे लाएं, हम ये जो कास्ट रजिस्टर सोसाइटी है इसको कैसे बदलें। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट उनकी जो कंट्रीब्यूशन थी दैट वाज द ट्रांसलेशन ऑफ वेदास एंड उपनिषद्स। गाइज, वेदास की अगर हम बात करें, देयर आर 4 वेदास, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, समवेदा एंड अथर्ववेदा, एंड उपनिषद्स देयर आर अराउंड 900 उपनिषद्स। ओके, सो मैं आपको बताता हूँ, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, समवेदा ये जो है ये वैदिक एज में लिखी गई थी, और ये जो उसके ऊपर है ये उसके ऊपर कमेंट्रीज लिखी है कि उसको एक ये फिलोसॉफिकल बुक्स है, जो वेदास है ये फिलोसॉफिकल बुक्स है जो वेदास को डिस्क्राइब करती हैं। तो इन्होंने इन दोनों को बंगाली में ट्रांसलेट किया और फिर उससे लाइक ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी है उसमें समझाने की कोशिश की कि वेदास और उपनिषद्स में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि कास्ट होना चाहिए, ब्राह्मण्स सुपीरियर्स होने चाहिए, चंडालाज है जो शूद्राज है वो सबसे नीचे माने जाने चाहिए, या सती जो है वो प्रैक्टिस में होनी चाहिए, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। तो इस तरह से उन्होंने जो सोशल रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की। ही सपोर्टेड मोनोथीज्म, ही बिलीव्ड इन वन गॉड। 1833 में इनकी डेथ हुई थी। ओके, इनकी जो मूवमेंट है उसको रोकने के लिए एक ऑर्थोडॉक्स मूवमेंट स्टार्ट की गई थी जिसका नाम था धर्म सभा। उसको किसने स्टार्ट किया था, राजा राधाकांत देव, ठीक है, जो ब्रह्म समाज के अगेंस्ट काम करते थे, वो ऑर्थोडॉक्स थे, इसलिए वो चाहते थे कि ये जो रिफॉर्मेशन है ये ना हो। ये गाइस वेदास एंड उपनिषद्स का मैंने एक आपको आइडिया दिया है। एंड हियर इज़ द ग्रेटेस्ट सोशल रिफॉर्मर ऑफ आवर कंट्री, द फादर ऑफ इंडियन रिनाइसेंस, ही इज़ राजा राम मोहन रॉय। ओके, सो ये मिरातुल अकबर पेपर है, ये मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट इज़ ये जो इंडियन सोसाइटी है उसकी जो कास्टिज्म बेस्ड जो सोसाइटी है उसमें देखिए ब्राह्मण्स पहले, क्षत्रियाज, वैश्याज, शूद्रास, दलित्स एंड अनदर जो इसमें नहीं मेंशन है वो है चंडालास। एक्चुअल में 4 ही माने जाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रियज, वैश्याज एंड शूद्रास, बट इसमें कुछ और भी हैं। ठीक है, और नेक्स्ट दिस इज़ द प्रैक्टिस ऑफ सती विच वाज लाइक डिसलाइक्ड बाय राजा राम मोहन राय, वो इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। ये हो गए सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट पे हम जाते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज़ हिंड्रो विवान डिरोजियन। ये एक बहुत यंग रिवोल्यूशनरी थी, बहुत ही यंग एज में इनकी डेथ भी हो गई थी। ही वॉज द फाउंडर ऑफ यंग बंगाल मूवमेंट। अगर आपको क्वेश्चन आता है MCQ दैट हु वाज द फाउंडर ऑफ यंग बंगाल मूवमेंट, तो यंग बंगाल मूवमेंट की जो स्थापना है वो हेनरी विवियन डिरोजियन ने की थी। फॉलोअर्स नोन एज डिरोजियंस, इसके जो फॉलोअर्स हैं उनको डिरोजियंस भी कहा जाता है। ही अटैक्ड ओल्ड ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स, इन्होंने भी चेंज लाने की कोशिश की कि सती जो प्रैक्टिस है वो ना हो, वुमेन जो है उनको एजुकेशन दिया जाए। ओके, एडुकेटेड वुमेन राइट्स एंड एजुकेशन। ही टॉट एट हिंदू कॉलेज, ठीक है, ये हिंदू कॉलेज जो कलकत्ता में है उसमें उन्होंने 1826 से 1831 तक पढ़ाया, लेकिन उसके बाद रेडिकलाइजेशन की वजह से इनको उस कॉलेज से निकाला गया था। ओके, ही इंस्पायर्ड फ्रॉम फ्रेंच रिवोल्यूशन। गाइस 1826-31 में ये जो रिवोल्यूशनरी है ये लिबर्टी, फ्रेटर्निटी,
और इक्वलिटी की बात करता है। ये इस चीज़ से इंस्पायर होता है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। ये कहता है कि अगर फ्रांस में लोग इस चीज़ की डिमांड कर सकते हैं तो हिंदुस्तान में हम क्यों रिजिड सोसाइटी में रहें, हम क्यों ना फ्रीडम की मांग करें। ओके, सो ये इस चीज़ से बड़ा मुतासिर था। नेक्स्ट इज़ द डिरोजन सेलेक्ट लिंक विद मासेस। देखो ये जो मूवमेंट है ये यंग एज में गुजर गए थे, उसकी वजह से ये जो मासेस के साथ जो मिलना जुलना है वो बहुत कम था। सो जो डिरोजियंस थे, जो उसके फॉलोअर्स थे, वो मासेस जो लाइक बाकी की जो अब लोग हैं उनके साथ ज़्यादा मिलजुल। देखो जब 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 आपके पास लीडर नहीं होता है, जब आपके पास लीडर नहीं होता है तो आपकी जो मूवमेंट है वो मरने लगती है। ओके, अगर ये लीडर नहीं रहे तो उसके जो फॉलोअर्स हैं उनको पता ही नहीं रहा कि हमें आगे करना क्या है। सो इनका जो लॉन्ग इम्पैक्ट है वो ना रह पाया। क्यों ना रह पाया? क्योंकि लीडर जो है उनके वो नहीं रहे, और उसके बाद जो उसके डिरोजियंस थे, फॉलोअर्स थे, वो ज़्यादा मासेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाए। नेक्स्ट इज स्वामी दयानंद सरस्वती। गाइस, अगर राजा राम मोहन राय ने मॉडर्न एजुकेशन लाने की बात की, उन्होंने कहा कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा है, उसी तरफ उसके अपोजिट स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने ये कॉल दी बैक टू वेदास। अगर आपको सच में नॉलेज की ज़रूरत है तो आप वेदास भी चाहिए। ओके, हम बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती की। ही फाउंडेड आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ओके, अगर क्वेश्चन आए कि हु फाउंडेड आर्य समाज, सो आंसर इज स्वामी दयानंद सरस्वती। ओके स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की? 7 अप्रैल 1875 में बम्बई में की। ओके, इसका मोटिव क्या था आर्य समाज का? बैक टू वेदास, कि जो वेदास है वही ट्रू नॉलेज है, हमें वही पढ़ के सोसाइटी में चेंज लाने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, स्टार्टेड शुद्धि मूवमेंट। इन्होंने शुद्धि मूवमेंट मीन्स अगर पहले कुछ हिंदूज जो कन्वर्ट हो चुके थे, इस्लाम में हुए थे, क्रिश्चियनिटी में हुए थे, जो क्रिश्चियन मिशनरीज जो हैं, क्रिश्चियन के जो मिशनरीज हैं, ये इंपॉर्टेंट है, चार्टर एक्ट जो है 1813, उसके तहत ये लीगल किया गया था कि यूरोप से कोई भी मिशनरी आके यहाँ पे क्रिश्चियनरी जो है उसको फैला सकता है। तो जो जो अपना धर्म चेंज किए थे उनको वापस हिंदुइज्म में लाने के लिए शुद्धि मूवमेंट किसने स्टार्ट की? स्वामी दयानंद सरस्वती में। ही रोट ए बुक, उन्होंने एक किताब भी लिखी जिसका नाम था सत्यरथा प्रकाश। ये यहाँ पे मैंने वो किताब दी हुई है, इसमें जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं उनके आइडियाज़ को डिस्कस किया है। ठीक है, स्प्रेड एजुकेशन। इन्होंने एजुकेशन जो है उसकी लाइक स्प्रेड हुआ, जो इसका इनका एजुकेशन है कि बैक टू वेदास, तो इस हिसाब का जो एजुकेशन है वो मासेस में पहुंचाने के लिए इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल जो है उसकी भी स्थापना की थी। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जिसे मैं कहूँगा दैट इज़ रामाकृष्णा मिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रामाकृष्णा मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए गाइस, रामाकृष्ण परमहंसा ये जो है ये गुरु थे। किसके गुरु थे? स्वामी दयानंद सरस्वती के। ओके, सो पहले से पढ़ते हैं। टीचिंग्स ऑफ रामकृष्ण परमहंसा फाउंडेड द बेसिस फॉर दिस मूवमेंट। ठीक है, ये जो रामकृष्ण परमहंसा हैं ये इनके गुरु थे, इनकी जो टीचिंग है वही इंपॉर्टेंट है रामकृष्ण मिशन की शुरुआत के लिए। स्वामी विवेकानंदा फाउंडर, ये जो रामकृष्ण मिशन है उसके फाउंडर कौन है? स्वामी विवेकानंदा। 1897 एट बिल्लूर हवाक। तो ये भी वेस्ट बंगाल में ये जो मूवमेंट है वहाँ पे स्टार्ट हुई। ठीक है, सो स्वामी विवेकानंद, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो स्वामी विवेकानंद है उनका रियल नेम क्या है, ओरिजिनल नेम क्या है? तो नरेंद्रनाथ दत्त। नरेंद्रनाथ दत्त, गाइस इसको रट लो। नरेंद्रनाथ दत्त जो है रियल नेम था किसका? स्वामी विवेकानंद का। ठीक है, ही कंडेम्ड कास्ट सिस्टम। हु कंडेम्ड कास्ट सिस्टम? स्वामी विवेकानंद कंडेम्ड कास्ट सिस्टम। प्रैक्टिस्ड पार्लियामेंट। He participated in the Parliament of Religions, Chicago, USA, September 1893। 1893 में बहुत इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक जो स्पीच स्वामी विवेकानंदा ने दिया था वो जो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हुई थी, कहाँ हुई थी? शिकागो में। वहाँ पे देखिए, वहाँ जाने से पहले जो स्वामी विवेकानंद की जर्नी है वो ये इंडिया है गाइस। सो तो इन्होंने पहले पूरे इंडिया में लाइक पूरे इंडिया की जो सोसाइटी है उसको देखने के बाद इन्होंने इस रामाकृष्ण मिशन की शुरुआत की। उसके बाद ये यहाँ से चाइना गए थे, चाइना के बाद ये यहाँ से जापान गए थे, जापान के बाद ये रशिया गए थे, और रशिया से ये गए थे अमेरिका, जहाँ पे इन्होंने ये जो शिकागो है पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन है उनकी वो अटेंड किया था। सो आप अंदाज़ा लगा सकते कितने कल्चर्स में से ये घूम के वहाँ पहुँचे थे, और वहाँ पे पहुँचते ही इनको सिर्फ 2:30 सेकेंड्स मतलब 2.5 मिनट का टाइम दिया गया था, और इन्होंने उन 2.5 मिनट में अपने जो भारत है उसका जो रिलीजन है उसको उन्होंने उसकी
ऐसे पे सभी रिलीजन्स के सामने या जितने भी वहाँ पे लोग थे उनके सामने रखा। एंड ही स्टार्टेड विद माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो इसका जो इम्पैक्ट उन पे पड़ा, तो जितने भी लोग वहाँ थे उन्होंने इनको बहुत अप्रिशिएट किया, इनके लिए तालियां बजाई खड़े होके कि इतनी रिस्पेक्टफुली ये हमें बोल रहे हैं माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर। तो आपको वेस्टर्न कल्चर तो पता है, लेडीज़ एंड जेंटलमैन ऐसे वो बात करते हैं स्टार्टिंग में, बट ही गेव देम रिस्पेक्ट। सो इसकी वजह से बहुत फेमस हुए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इनकी जो कोटेशन है वो है, इनके बहुत सारे कोट्स हैं, वो हम सब पढ़ते हैं, एथिक्स में पढ़ते हैं या बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें पढ़ते हैं, बट एक मैंने यहाँ पे लिखी है जो मुझे लगी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, फॉर आवर ओन मदरलैंड ए जंक्शन ऑफ टू ग्रेट सिस्टम्स दैट इज़ हिंदुइज्म एंड इस्लाम इज़ द ओनली होप। ठीक है, हिंदुइज्म एंड इस्लाम है जो इनके ऊपर एक हिसाब से विवेकानंदा जी यूनिटी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? यूनिटी की बात कर रहे हैं। ओके, सो स्वामी विवेकानंदा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से मुझे लगता है क्वेश्चन आ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसके रिलेटेड करंट अफेयर्स में भी आप देखेंगे तो ये जो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हुई थी यहाँ पे 2016 में अराउंड नरेंद्र मोदी जी ने भी वापस जाके वहाँ पे भाषण दिया था। ओके, सो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भी 2 बार या 3 बार वहाँ पे जाके वापस आ चुके हैं। सो इंडिया एंड यूएसए के जो रिलेशंस हैं उसकी वजह से भी ये क्वेश्चन आई थिंक आ सकता है। अगर जीके एसएसबी में नहीं आया तो अगर आप और किसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं सो प्लीज़ ये जो चीज़ें हैं इनको आप याद रख लीजिए गाइस। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज़ थियोसॉफिकल सोसाइटी। जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है इट वाज फाउंडेड इन न्यूयॉर्क इन यूएसए इन 1875 में इसकी स्थापना की गई थी न्यूयॉर्क यूएसए में। सो फाउंडर्स कौन थे इसके? मैडम एचपी ब्लाफ्स्की वो जो रशिया से थे, एंड हेनरी स्टील ऑलकॉट वो कहाँ से थे? अमेरिका से थे। यहाँ पे मैंने गाइस उनकी पिक्चर दी हुई है, शी इज़ एनी बेसेंट स्टैंडिंग विद देम। ओके, तो इन्होंने इनकी स्थापना की थी। इसका ऑब्जेक्टिव इसका ये था कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड प्रमोट एंशिएंट रिलीजन्स एंड फिलोसॉफीज़। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो पुराने एंशिएंट प्राचीन जो धर्म है उनको पढ़ना और उनको फैलाना और उनसे कुछ सीखना, उनकी फ़िलोसॉफ़ीज़ पढ़ना, उससे हमें कितना फ़ायदा होता है, हम मॉडर्न वर्ल्ड में कैसे चेंज ला सकते हैं, उनको पढ़ के उनको प्रमोट करना इनका मेन ऑब्जेक्टिव था। सो केम टू इंडिया, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है वो इंडिया कब आई? केम टू इंडिया इन 1822, और 1822 में उनकी जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पे थी? बॉम्बे में। बट लेटर ये अगर एग्ज़ाम में आपको आता है तो हेडक्वार्टर्स का ये लिखना है कि जो थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया है उसका हेडक्वार्टर कहाँ था? तो अदियार मद्रास में। ठीक है, ये एक बार नेट में भी क्वेश्चन आया था। सो ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ओके, नेक्स्ट इन 1885 100 ब्रांचेस इन इंडिया। सो गाइज आप इमेजिन कर सकते हो 1882 में जब थियोसॉफिकल सोसाइटी इंडिया में आती है, विदिन 2 ईयर्स 1885 में 100 ब्रांच ऑल ओवर इंडिया। तो इतनी जल्दी इन्होंने स्प्रेड हुआ क्योंकि जो सोसाइटी है उसमें जो एंशिएंट या कास्टिज़म होने की वजह से या जो एंशिएंट बिलीव में भरोसा करने से ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। ठीक है, उसके बाद 1893 में क्या हुआ? मिस एनी बेसेंट टुक ओवर लीडरशिप आफ्टर ऑलकॉट्स डेथ। जो ऑलकॉट हैं उनकी डेथ के बाद जो एनी बेसेंट है उन्होंने इस जो सोसाइटी है उसकी लीडरशिप अपने हाथ में ली। शी फाउंडेड सेंट्रल हिंदू स्कूल। उन्होंने किसकी स्थापना की? एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की अलॉन्ग विद मदन मोहन मलाविया। जो मदन मोहन मलाविया है उनके साथ मिलके कहाँ पे की? बनारस में। ठीक है, अभी जो ये बनारस है, ये जो स्कूल है इट हैज़ बीन कन्वर्टेड टू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ओके, ये अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बन गया है। ये भी एक साल पहले आई थिंक इट वाज इन न्यूज़, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोफेसर है, ही वाज मुस्लिम एंड ही गॉट सिलेक्टेड एज असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर संस्कृत। जब वो संस्कृत के लिए सेलेक्ट हुए बट उनको कहा गया कि आप मुस्लिम हो इसलिए आप संस्कृत नहीं पढ़ा सकते। सो एक हिसाब से जो ये डिस्क्रिमिनेशन की गई थी इसकी वजह से ये जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है ये न्यूज़ में आई थी। ओके, सो नेक्स्ट इज शी प्रीचड विजडम ऑफ कृष्णा एंड सीता। तो जो इनका जो मोटिव है वही यही था कि जो एंशिएंट फिलोसॉफीज़ हैं या रिलीजन्स हैं उसको बढ़ावा देना। तो उसके तहत जो एनी बेसेंट है उन्होंने किसको ज़्यादा बढ़ावा दिया? लॉर्ड कृष्णा और गीता को। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज़ सत्य शोधक समाज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। इसका मतलब है सत्य मीन्स ट्रूथ एंड शोधक मतलब तलाश करना। ओके, क्या चीज़?
सत्य को तलाश करना। ये जो सत्यशोधक समाज है, इसकी स्थापना ज्योतिराव फुले ने की थी। कब की थी? 1875 में की थी। क्यों की थी? टू फाइट अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। ये मोस्टली महाराष्ट्र में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। महाराष्ट्र में से भी पुणे में सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट माना जाता है। ओके, जो ज्योतिराव फुले हैं वो खुद के माली कास्ट को बिलोंग करते थे, जो एक लोअर कास्ट मानी जाती थी। नो देयर इज़ नो कास्ट लाइक ऐसा कोई माना जाता है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने ये जो कास्टिज्म वगैरह है उसको बैन किया है। ओके, सो ज्योतिराव फुले पायोनियर्ड विडो रीमैरिज एंड महाराष्ट्र एंड वुमेंस एजुकेशन। तो उन्होंने ज़्यादातर काम किस चीज़ के लिए किया? जो वुमेंस है उनकी एजुकेशन के लिए, और जो विडोज़ है उनकी रीमैरिज के लिए। ठीक है। 1851 फर्स्ट गर्ल्स स्कूल इन पूना अलॉन्ग विद वाइफ सावित्री बाई फुले। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1851 में क्या किया? जो ज्योतिराव फुले हैं उन्होंने एक गर्ल्स स्कूल की स्थापना की। किसके साथ? अपनी जो उनकी पत्नी थी सावित्री बाई फुले, उनके साथ मिलकर उन्होंने एक वुमेंस एजुकेशन बनाया। ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने जो वर्क्स लिखे हैं, लाइक उनकी जो किताबें हैं वो हैं सार्वजनिक सत्य धर्मा एंड गुलामगिन। गाइस, जो गुलामगिन बुक है, इसमें इन्होंने अमेरिकन सिविल जो वॉर है वो उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी है, बट उसी को ये कंपेयर करते हैं इंडियन सोसाइटी में जो कास्ट रिजिड सोसाइटी है उसके साथ ये कंपेयर करते हैं कि देखिए इंडिया में भी वही हो रहा है जो यूएसए में हो रहा है। तो उस चीज़ की इन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें जिक्र किया है। नेक्स्ट जो सावित्री बाई फुले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखेंगे 2004 में जो पुणे यूनिवर्सिटी है उसका नाम बदल के सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी किया गया था। ओके, सो इसमें और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप ये ऐड कीजिए, जब ये ब्राह्मणिज़्म या जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी है उसके खिलाफ ये जो जब लड़ रहे थे महाराष्ट्र में, एट द टाइम फातिमा फातिमा नाम की एक वुमेन थी जिन्होंने इनको अपने घर में सहारा दिया था। जब इनको वहाँ से ना रहने के लिए कहा गया पुणे में, तो उसके बाद फातिमा नाम की एक लड़की है, एक लाइक वुमन है जिसके साथ ये दोनों रहे थे। ओके, सो आप देख सकते हैं कि 19th सेंचुरी में भी लोगों में ख़ास करके हिंदू एंड मुस्लिम्स की जो यूनिटी है वो अच्छी थी। ओके गाइज, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको मोमेंट्स पढ़ाए, नॉट मोमेंट्स लाइक रिफॉर्म मोमेंट्स। ये ज्योतिराव फुले हैं, ये उनकी वाइफ हैं, सो ये एनी बेसेंट हैं, ये उनके साथ के जो दूसरे साथी हैं ये हेनरी विवान डिरोजियो हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, स्वामी विवेकानंदा हैं। सो गाइज, ये मैंने 4 से 5 मोमेंट्स जो है ये आपको पढ़ाए हैं, और इसमें जो कुछ बचे हैं वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। सो ये इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है आपको सिर्फ जो इसमें मैंने फैक्ट्स दी हैं उनको याद कर लीजिए। क्वेश्चन आया तो इसी में से आएगा, क्योंकि आप जो लेवल हैं किस हिसाब के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पर इंपॉर्टेंट है, तो आप उन पर ध्यान दीजिए। अगर आपको मैं पूरा पढ़ाऊँगा सो इट विल टेक अराउंड 60 लेक्चर्स टू कंप्लीट द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इतना टाइम वेस्ट करके अपना बाकी के जो सब्जेक्ट्स है, लाइक आपको अकाउंटेंसी पढ़नी है, आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है, आपको मैथ्स पढ़ना है, आपको स्टैटिक्स पढ़ना है, आपको JNK का GK पढ़ना है। सो उन चीज़ों में अगर आप ज़्यादा ध्यान दें जिसके मार्क्स में वेटेज ज़्यादा है तो आपके लिए अच्छा होगा। मुझे लगता है स्मार्ट वर्क काम करता है ज़्यादा। सो मैं भी चाहता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स स्मार्ट वर्क करें, कि सर नहीं हमें डीप में पढ़ाओ, सर ये नहीं, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप ठीक से सुनिए। ये जो मैं दे रहा हूँ नोट्स PDFs इनको अच्छे से पढ़िए, और अगर हो सके थोड़ा बहुत टाइम बचे तो थोड़ा बहुत इन पर रिसर्च करने की कोशिश कीजिए। ये जो पिक्टोरोग्राफी के लिए मैंने आपकी हेल्प की है, इससे मुझे लगता है आपकी बड़ी हेल्प होगी, आपको याद रखने में आसानी होगी। सो प्लीज़ जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उतना ही पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई मैं आपकी करा रहा हूँ JK SSB के तहत। ओके गाइस, ओके, थैंक यू, बाय बाय।